Hello students, welcome back to my learning channel Science Surfers. Today we are going to start a new chapter, Friction, part 1. In this chapter we'll study about the definition of friction, what are the factors that control friction and different types of friction. It is our common observation that a rolling ball moves through a distance and stops itself. जब हम बॉल को रोल करना शुरू करते हैं तो ये कुछ डिस्टेंस तक तो चलती है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ग्राउंड पर स्टॉप हो जाएगी. सिमिलरली in the case of this bicycle, if we are riding a bicycle, so after attaining a good speed we stop pedaling. अगर हमने साइकिल को कंटिन्यूसली मूव करते रखना है तो हमें उसको पेडल करते रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, थोड़ी दूर चलने के बाद द साइकिल विल स्टॉप इटसेल्फ. एंड this is a common observation that it is very difficult to push a heavy box on the ground. एक heavy box को ground पे push करना difficult क्यों होता है? तो in these three cases, what we found that there is some force may be acting which is making these things possible. In the last chapter of force, we read about what is force and what are the different effects of the force. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं. फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उसकी स्पीड में चेंज लेके आ सकता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज लेके आ सकता है, एक चलती हुई चीज़ को स्टॉप कर सकता है और एक रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकता है. सो इन केसेस में भी अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या हुआ है, सम टाइप ऑफ फोर्स इज एक्टिंग विच इज मेकिंग दीज ऑल थिंग्स स्टॉप or make the box difficult to move, and that force is known as friction. We have already studied about that friction is a contact force. हमने पढ़ा था ना different type of forces, जिसमें हमने बात की थी frictional forces की. जब दो चीज़ें आपस में टच में हो फिजिकल और उनके बीच में जो एरिया, जो उनका कॉन्टेक्ट एरिया है, वहाँ पर एक ऐसा फोर्स काम करता है जो उन चीज़ों की मोशन को अपोज करता है, और वो अपोजिंग फोर्स ही हम कहते हैं कि वो फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपल टर्म्स में फ्रिक्शन है. सो फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोजेज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट. तो ये फोर्स तब काम करता है जब कोई चीज़ें कांटेक्ट में हो. तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई कि बॉल के साथ ग्राउंड का कांटेक्ट एरिया था, सिमिलरली बाइसिकल के साथ भी ग्राउंड का कांटेक्ट एरिया था, और ये जो बॉक्स जिसको हैवी हमें पुश करना मुश्किल हो रहा है बॉक्स को, तो उस बॉक्स का भी बहुत ज़्यादा एरिया ग्राउंड के टच में है. सो दैट मीन्स इन ऑल these cases some type of opposing force is there which making them stop or making them difficult to move, and that type of opposing force is known as friction. So that is known as friction. Now this is a contact force. We have already told in class 8 chapter force that कॉन्टैक्ट फोर्स तब काम करते हैं जब उनके दोनों में एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट हो ऑब्जेक्ट्स, वन object that is moving over the other. So the force of friction is always directed along the surface in contact, और उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, जो डायरेक्शन इन दोनों के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर शो करती है. That is, force of friction is always directed along the tangential direction. और हमेशा इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन से
इनवर्स होती है। ऑब्जेक्ट देखिए आगे डायरेक्शन में जा रही है फॉरवर्ड, और फ्रिक्शनल फोर्स उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज एंड स्पेशली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू। तो डायरेक्शन क्या पूछेंगे अगर आपसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, तो यू विल ऑलवेज टेल देम दैट इट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड इट इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा था ना कि अगर हमने किसी चीज़ की मोशन को, स्पीड को रिड्यूस करना है तो उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा। सो हेयर ऑल्सो दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मेकिंग द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिक्रीज। वो कम कर रहा है उसकी स्पीड को, तो कम करने के लिए दैट मीन्स दिस फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम द opposite side. So that is why we say that it always acts to the opposite direction of motion. Now let us talk about the cause of the friction. हमारे पास कुछ simple plain surface दिखते हैं. For example, now we have this table on which that book is lying. It appears to be as plain surface. That book is lying on the table and it appears to be plain surface. But अगर हम इसको zoom करके देख रहे हैं, we are looking under the high power microscope, what we are finding here? We find there are certain type of, आप देख रहे हैं irregularities are seen. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो see, हमारे पास ऐसे कुछ ups and downs इस तरह का एरिया नज़र आता है. तो these ups and downs are present between the two surface in contact of the objects. So as what we do, we try to push the object on the surface. These two मतलब कोई भी चीज़ जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सरफेस पे रेस्ट कर रही है, तो उन दोनों के यही इरेगुलरिटीज़, यही अप्स एंड डाउन्स वाले जो पोर्शंस हैं, दे गेट इंटरलॉक्ड. एक के डाउन में दूसरे का अप, ये वाला, तो दिस गेट्स इंटरलॉक्ड, ये बीच में उसके फिट हो जाता है कैविटी की तरह, सो विच मेक्स द surface locked. And this is the basic cause of friction, the interlocking between two surfaces in contact. जो दो सरफेस हमारे कांटेक्ट में हैं, उनके बीच के सरफेस जब इंटरलॉक हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है. So the basic cause of the friction is interlocking. ये आपको ज़रूर याद रखना है, राइट. और जितना सरफेस हमारा स्मूथ होगा उतना ही उनके बीच में इंटरलॉकिंग कम होगी, और जितना सरफेस रफ होगा उतना ही इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, राइट. Now we can perform some activity to see that what are the different factors that increase or decrease the force of friction. सबसे पहले हम क्या करेंगे, we can take a wooden tray और उसके ऊपर हम लोग अपने 3 और 4 मैच बॉक्स ले लेंगे, और हम क्या करेंगे, एक मैच बॉक्स को कवर करेंगे सैंड पेपर से, दूसरी को करेंगे हम लोग प्लास्टिक शीट से, थर्ड वन को करेंगे एल्यूमिनियम को, और फोर्थ को करेंगे हैंडमेड पेपर से. नाउ वील अलाउ देम टू फॉल डाउन, और अब उनको हम नीचे गिरने में हेल्प करेंगे थोड़े. हम व्हाट विल फाइंड हियर, हमें क्या पता चलेगा कि जो इन चारों में सबसे स्मूथ सरफेस प्रेजेंट कर रहा है सरफेस, वो सबसे पहले नीचे आएगा. और इनमें देखिए हमने सैंड पेपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और हैंडमेड पेपर में सबसे ज़्यादा जो स्मूथ सरफेस है वो है एल्यूमिनियम फॉयल, देन प्लास्टिक. तो सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉयल वाली मैच बॉक्स आएगी, देन इट विल कम डाउन ऑफ द कवरिंग विद प्लास्टिक शीट, एंड देन विल बी थर्ड विल बी द प्लास्टिक शीट, सैंड पेपर एंड हैंडमेड पेपर, देन सैंड पेपर. Clear? So we can repeat the same activity by taking 3 different trays. One, we take the wooden tray,
other will be the plastic tray, and third will be the metal tray. And allow same matchbox to fall down. उनको नीचे आने दीजिए. Now what will be observing here? We see that on the metal tray the blocks or the matchboxes fall very quickly. Then it comes the plastic tray, and in the last will be the wooden tray on which the things roll down very slowly. So why this change in observation is there in all three cases? Because सरफेस, तीनों में डिफरेंस है सरफेस का. मेटल का सरफेस इन तीनों में सबसे स्मूथ है, सो देयरफॉर वहाँ पर सबसे कम फ्रिक्शन है. मैच बॉक्स को नीचे आने के लिए कोई रोकता नहीं है, कोई फोर्स उसको रोक नहीं रहा, एंड दे कम डाउन इमीडिएटली. बट इन द अदर टू केसेस दे कम स्लोली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम. राइट. सो फर्स्ट फैक्टर दैट डिसाइड द फ्रिक्शन इज नेचर ऑफ द सरफेस. कैसा सरफेस है? आइदर इट इज रफ और स्मूथ. राइट. तो जितना रफ होगा उतना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. Next factor, we can also perform another activity just by we take a small block, wooden block may be there or board. Now we'll attach one spring balance to this block from one end. Now this spring balance we can push from the other end. जैसे ही हम उसको पुल करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ब्लॉक जो है दैट विल स्टार्ट टू मूव. हम दूसरे एंड से उसको पुश करेंगे और ब्लॉक हमारा मूव करना शुरू कर जाएगा. और आपके पास ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसके ऊपर मार्किंग्स आर गिवन. वहाँ पर आपको इसकी रीडिंग आ जाएगी अबाउट व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स यू आर अप्लाइंग टू पुल द ब्लॉक. नाउ कीप अ बुक ऑन द ब्लॉक. अब उसी ब्लॉक के ऊपर एक हैवी बुक रख दीजिए. नाउ ट्राई टू पुल इट. नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व हियर दैट द रीडिंग ऑफ दिस विल गो अप. ये बढ़ जाएगी इसकी रीडिंग. इट विल राइज. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जैसे ही हम बॉडी को ब्लॉक को पुश कर रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे, उसको पुल कर रहे थे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो था वो कम था. लेकिन जैसे आपने उसको बुक रखा तो दोनों का वेट इंक्रीज हो गया, ऐड होने से बढ़ गया. तो हमारा जो हमें उसको खींचने के लिए फोर्स लगाना पड़ा वो भी राइज कर गया. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है कि जो फोर्स हम चीज़ों को खींचने में या उनको मूव करने में लगा रहे हैं उनके बीच में कितना फोर्स है जो उन सरफेसेस को प्रेस कर रहा है. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर. कितना फोर्स उन सरफेसेस को प्रेस कर रहा है. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वन, the nature of the two surfaces in contact, and second, the force pressing the two surfaces together decide the amount of friction between two surfaces in contact. There are different types of friction. The very first is known as static friction. स्टैटिक वर्ड को लिया गया है स्टेशनरी से, कि ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट पॉइंट पर काम करता है. कब? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस के ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में हो. दैट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस. दैट टाइम इट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे जस्ट पड़ी हुई है, रेस्ट कर रही है, तब उसके और उस ग्राउंड के या सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको बाइंड कर रहा है उसी को कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन. और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज़ ऑल्सो बैलेंसेस
with the applied force. मतलब क्या हुआ कि चीज़ को मूव करने के लिए जो हमें फोर्स लगाना पड़ता है ये उसके साथ साथ बैलेंस करता है. इन द वेरी फर्स्ट केस वी स्टडीड कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पुश अ हैवी बॉक्स. उसको पुश करना हमारे लिए कितना मुश्किल होता है. क्यों? बिकॉज इसको भी समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं. हमारे पास एक ये ब्लॉक है. वी हैव गॉट दिस ब्लॉक एंड इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम सपोज पुश करने के लिए वी अप्लाई F यूनिट फोर्स. हमने इस पे F यूनिट फोर्स लगाया एक साइड से. नाउ क्या हुआ? क्या बॉक्स चल पड़ा? नो, ये बॉक्स रेस्ट पर ही रहेगा. नाउ व्हाट कैन वी डू? वी विल अप्लाई 2F फोर्स. हमने फोर्स को डबल कर दिया. नाउ वी इंक्रीज द फोर्स बाय 2. तो जब हमने इसको डबल किया हम देख रहे हैं कि अभी भी फोर्स रेस्ट पे है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन सी चीज़ है जो इस बॉक्स को रेस्ट में रख रही है? ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उन दोनों सरफेसेस के कॉन्टैक्ट एरिया पर काम कर रहा है. अब अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करता जा रहा है फोर्स, तो हमें उसकी मोशन को इंक्रीज करने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा. और वो अनबैलेंस फोर्स जो होगा वो हमारा फोर्स होगा जो फ्रिक्शन से ज़्यादा लगेगा. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे फोर्स के हिसाब से इंक्रीज होता जाता है. ठीक है? और हमारे फोर्स को बैलेंस करता जाता है. जितना हम लगाएंगे वो उतना बलते में वो भी लग जाएगा. और ऐसा ही क्या होगा, अगर एक हैवी बॉक्स को सिंगल पर्सन नहीं पुश कर पा रहे हैं तो 2 men कैन ईजिली पुश देम. क्यों? क्योंकि पहले मैन का फोर्स जो लग रहा था उसको वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस करता जा रहा था. बट व्हेन 2 men अप्लाई द सेम फोर्स, अपना अपना दोनों फोर्स लगाएंगे तो दोनों फोर्स का अमाउंट जो होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बढ़ जाएगा एंड दे कैन ईजिली पुश द बॉक्स. दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद अप्लाइड फोर्स. हम जितना फोर्स को बढ़ाते जाएंगे उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा. बट एग्जैक्टली दैट इंक्रीजेज बट अप टू अ लिमिट. वो बढ़ता तो ज़रूर है. इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं. लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक, उसकी भी एक लिमिट है जहाँ तक वो अपने आप को इंक्रीज कर सकता है. और जिस वैल्यू के बाद हमारा फ्रिक्शन काम करना बंद कर देगा वो हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. उसकी एक लिमिट थी, वहाँ तक ख़त्म हो गया है. हम एक बॉक्स को पुश करना चाह रहे थे और नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि वहाँ तक हमारे फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा था. अब अगर हम चाह रहे हैं कि उसको कंटिन्यूसली मूव करें, वी अप्लाई मोर फोर्स, और हमारे मोर फोर्स अप्लाई होते ही वो चल पड़ा. नाउ व्हाई इट हैपन्स? क्योंकि उस फोर्स की भी एक लिमिट थी हमें रोकने की. वो लिमिट ख़त्म हो गई और वहाँ से आगे अब हमारा फोर्स ज़्यादा हो गया है. तो नाउ द थिंग विल स्टार्ट मूविंग ओवर द अदर. तो जहाँ हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स हो गया, इंक्रीज कर गया हमारा अप्लाइड फोर्स, दैट विल स्टार्ट मूविंग. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट comes into action when one object is resting on the other. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे मूव नहीं कर रही है, वो रेस्ट पर है. सेकेंड हमारा जो फ्रिक्शन है वो अभी हम कह के हटे हैं कि जो फोर्स एक रेस्ट वाली पोजीशन के बीच में काम कर रहा है वो हमारे फोर्स के हिसाब से बैलेंस करता जा रहा है. नाउ वंस द मोशन स्टार्ट्स, हमने उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करके क्या किया, उसको बॉक्स को अल्टीमेटली मूव कर दिया ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके. अब जब चीज़ें एक्चुअली में चलने लगती हैं तो हमें उतना फोर्स उसको नहीं देना पड़ेगा जितना उसको स्टार्ट करने के लिए देना पड़ा. बिकॉज जो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन था जो रेस्टिंग पोजीशन में काम करता है, अब वो एक दूसरे फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that comes into play when one object starts
मूविंग ओवर अदर। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे चलना शुरू करे, चलते हुए भी उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है और उसका हमने नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन। So the force of friction acting between two surfaces in contact when one object is moving over the other. इसको समझने के लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक लिया और उसको एक थ्रेड से हमने टाई किया है और उसको हमने एक पैंस के साथ टाई कर दिया जिसमें हम कुछ भी चीज़ को प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, हम क्या देखेंगे कि एज यू स्टार्ट पुटिंग सम, और इसको हम यहाँ पर ये एक पेंसिल के ऊपर से या हम यहाँ पर एक पुली भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर से पास करेंगे थ्रेड। नाउ व्हाट विल सी, यू स्टार्ट पुटिंग सम मार्बल्स इन दिस कंटेनर। इस ये जो आपने इसमें हैंग किया है इसके में आप मार्बल डालने स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, यू कीप ऑन एडिंग 1 and 1 तो what will happen, after some time we'll find that the block will start moving, वो स्लाइड करना शुरू करेगा जेंटली। अब क्या करेंगे, आपने सपोज करते हैं हम कि 10 मार्बल्स में डाला और इट स्टार्ट मूविंग। अब जब वो मूव करना स्टार्ट हो गया तो आप उसमें से कुछ मार्बल्स को निकाल भी सकते हैं और कम मार्बल 2 to 3 मार्बल जब हम वहाँ से रिमूव भी कर देंगे तब भी वो ब्लॉक मूव करता रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो 10 मार्बल्स थे उनका फोर्स हमें लगाना पड़ा उसको रेस्ट की पोजीशन से हिलाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट चल पड़ी है तो हमें उतना फोर्स नहीं देना पड़ेगा उसको चलाते रहने के लिए। सो दैट टाइम स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग बिटवीन द surfaces. So sliding friction is a little less than static friction. ठीक है, तो static friction से static is the maximum friction we are working, but sliding friction is slightly less than static friction. ऐसा होता क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो irregularities थी they were tightly packed, वो लॉक हो चुकी थी completely. बट आपने उनके ऊपर हैवी फोर्स अप्लाई करके उनको ब्रेक कर दिया। नाउ एज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग दैट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स डू नॉट गेट इनफ टाइम टू इंटरलॉक। एक बार जब ऑब्जेक्ट चल पड़ती है तो उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को आपस में इंटरलॉक होने का टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए जो सेकंड नंबर का स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा सा स्टैटिक से कम है, क्योंकि स्टैटिक में इंटरलॉकिंग मैक्सिमम होती है और स्लाइडिंग में लेस। सो वी कैन इजीली एक्सप्लेन दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन विच इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन वी कॉल इट रोलिंग फ्रिक्शन। सेम एक्टिविटी में हमने जस्ट अ बिट चेंज कर दिया, हमने इस ब्लॉक के नीचे कुछ पेंसिल्स को रख दिया, right? And now we will find that you can remove further more marbles from this tray. हम इस ट्रे से और मार्बल्स भी निकाल सकते हैं, पर उसके बावजूद भी हमारी ट्रे जो है that will continue to move, वो चलती रहेगी। Now why it is so? Because जो आपने नीचे पेंसिल्स प्लेस की हैं वो उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देती हैं रोलिंग फ्रिक्शन, और जब रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो उनका कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ही कम रह जाता है और सबसे कम उसमें इंटरलॉकिंग होती है। दैट इज़ वाई द स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मैक्सिमम एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मिनिमम, सबसे कम है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा होता है और रोलिंग में तो कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ही कम है। ये देखिए, इट इज़ वेरी इजी टू मूव दिस हेवियर बैग विद द हेल्प ऑफ दिस व्हील्स, बिकॉज व्हील दे मेक द कॉन्टैक्ट एरिया वेरी लेस, और यहाँ पर इंटरलॉकिंग तो बहुत ही कम होती हैं। दैट इज़ वाई हमारे लिए जो अप्लाइड फोर्स है वो भी बहुत कम होता है, हमको ईजिली मूव कर सकते हैं इस ब्लॉक। तो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट static friction is the maximum, sliding comes at the second position, and rolling friction is the minimum, least, सबसे
कम रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के कंसेप्ट से ही शायद अर्ली मैन भी मोटिवेट हुआ एंड ही डिस्कवर्ड व्हील। उसने पहले वुडन लॉग्स को सर्कुलर शेप देके उनको व्हील्स की जगह यूज़ करना शुरू किया था। और आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि हाउ दिस व्हील हैव बिकम so much important part of our life and make the transportation of the objects very easy. It saves our time, money, energy, labor, etc. So wheel is said to be a revolutionary invention. ठीक है, क्योंकि इसने चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में एक रिवोल्यूशन कर दिया था, रिवोल्यूशन ले आया था व्हील। सो व्हील इज दैट इज़ वाई नोन एज रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन। सो these are some of the effects of friction also. So kindly share and subscribe my channel. Thank you and we'll see you in part 2.